हम लोगों को कक्षा 9 का उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो आपके राजीव प्रकाशन से लिया गया है, ठीक है। पहला चैप्टर है 1 के बारे में समझेंगे। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। आप लोग 5, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। हेलो, आप संख्या रेखा पढ़े होंगे आप लोग। संख्या रेखा भी आप देखा जाए तो जीरो की इधर जाते हैं तो माइनस में लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5। और जीरो के उधर जाए यानी दाहिने तरफ चलते हैं तो प्लस में रहता है, +1, +2 यानी इशारे प्लस में होते हैं, +2, +3, +4, 5, 6, 7 इत्यादि। यानी ये जो संख्या जो होती है जीरो के बाएं तरफ जो चलता है, जीरो के बाएं तरफ जब हम चलते हैं तो माइनस में चलते हैं, और जीरो के दाहिने तरफ चलते हैं तो प्लस में चलते हैं, यही ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं तो ये संख्या रेखा कहलाती है। ये हम किस पर दिखाए हैं? संख्या रेखा पर दिखाए हैं। किस पर दिखाया है? संख्या रेखा पर दिखाया गया, ठीक है। इसको हम संख्या पद्धति के या संख्या रेखा के जो है हम समझेंगे इस चीज को कि जो संख्या पद्धति हम समझेंगे इसके अंतर्गत ये संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम लेकर लिखते हैं। उसके बाद जी सर बता दीजिए। या किसी भिन्न को भी लिखना चाहे संख्या रेखा के पर तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दो। मान के चलो कि 1/2, ठीक है, और 4/2 दिखाना है। इसको मान के चलो माइनस में दिखाना है, इसको किस में दिखाना है? प्लस में दिखाना है। इसको किस में दिखाना है? माइनस में दिखाना है। इसको प्लस में दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम करेंगे क्या? माइनस में। और देखते हैं एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? संख्या रेखा। या आप 0 मान लीजिए कहीं भी इस रेखा पर, ठीक है। ये क्या हो गया? संख्या रेखा है, ठीक है। हम इधर चलेंगे 1/4/2 दिखाना है, इधर माइनस में दिखाना है तो माइनस वाले हम 0 के इधर लेफ्ट चलेंगे, बाएं चलेंगे तो हो जाएगा क्या? माइनस में 1/2। इधर चलते हैं तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। ध्यान दो, हमको यही 2 अंक संख्या दिखानी थी इस संख्या रेखा पर, तो माइनस में 1/2 दिखा दिया। उसके बाद 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 यानी 4/2 तक की संख्या हमने इस पर क्या किया? दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखा दिया। तो ये सारी चीज आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसको मिटा दो, स्टार्ट। ध्यान देंगे। जी सर। आपने जेहलिन की बात किया है। जेहलिन जी सर। जहाँ पे जेड, इसका संकेत जेड है, जो जर्मन शब्द से लिया गया है। ये जेहलिन जो है जर्मन शब्द से लिया गया है, जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मन में इसका अर्थ क्या होता है? जेहलिन का अर्थ होता है गिनना। क्या होता है? गिनना, ठीक ना। जेहलिन एक ऐसा शब्द है जो जर्मन शब्द से लिया गया है। ये जर्मन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। गिनना से लगाया जाता है, इसके अर्थ को हम गिनना से समझते हैं। जिसका जहल भी कहते हैं, जिसको जहल के भी नाम से मान के चलो, इसको हम क्या एक नाम दे सकते हैं? जहल, जिसको हम जहल के नाम से भी जानते हैं। जहल का आपका अर्थ हो जाता है, जहल का अर्थ देखा जाए तो आपका हो जाता है संख्या। संख्या
ठीक ना। Yes, sir. ये भी जर्मन भाषा है, जो जर्मन भी आपका जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक, जर्मन शब्द से लिया गया है। इसको जहल भी कहा जाता है, और जहल जैसे नाम बनता है तो इसका अर्थ बदल जाता है, ये हो जाता है संख्या। ठीक है, तो जहल का अर्थ हो गया संख्या। गिनना, हाँ। और जहल का अर्थ क्या होता है? संख्या। संख्या। इस तरीके से हम ये जर्मन लैंग्वेज को देखेंगे, जिसका संकेत क्या है? जेड है। जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगला देखो, ध्यान देंगे। अभी मैं आपको बताया जहल, जेहलिन, क्या बताया? जेहलिन। जेहलिन। अभी बताया जेहलिन, जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना। क्या होता है? गिनना। गिनना। एक और चीज बताया जहल। जहल। आपसे कोई पूछता है किस शब्द से लिया गया है? जेहलिन। जर्मन के जेहलिन, यानी जर्मन के कहाँ से लिया गया है? जर्मन शब्द से लिया गया है। और जहल भी किस शब्द से कहाँ से लिया गया है? जर्मन शब्द से, जिसका अर्थ होता है संख्या। क्या अर्थ होता है? संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को गिनना, यानी किसी अंक को यानी गिनना हो तो हमको सबसे पहले संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। यानी किसी वस्तु की यदि काउंटिंग करना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कोई भी वस्तु हम गिनते हैं तो हमको आवश्यकता पड़ेगी संख्या, यानी गिनने के लिए संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। बिना संख्याओं के हम किसी भी वस्तु की गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आप संख्या जानते हैं क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। क्या होती है? इत्यादि। ये सब आपकी संख्या है, इससे आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक ना, इससे हम गिनती कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अगला देखो इसमें। स्टार्ट। आइए देखते हैं पहला चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर में आपका दिया गया है 1.1 प्रश्नावली है, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? q नॉट इक्वल टू 0। इसको समझने के पहले हम परिमेय संख्या को समझते हैं। इसको समझेंगे परिमेय संख्या। ध्यान दो, परिमेय संख्या क्या है, पहले इस चीज को समझ लें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यार सपोज देखा जाए कि p बटा q में यदि कोई संख्या व्यक्त हो, p बटा q के रूप में यदि कोई संख्या परिमेय संख्या व्यक्त हो तो वह परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, ठीक ना। ध्यान दो, यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त है तो परिमेय तो है, ठीक ना। लेकिन परिमेय के साथ साथ वो पूर्णांक भी होता है। पूर्णांक कब होगा वो आपको बता दें, वो पूर्णांक भी हो सकता है। यानी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। पहले इतना समझेंगे, ठीक है। ध्यान दो, p बटा q के रूप में यदि कोई परिमेय संख्या व्यक्त हुई, कोई p बटा q के रूप में यदि कोई संख्या व्यक्त हो तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, ये परिमेय नहीं रहेगा। यदि p बटा q के रूप में यदि कोई संख्या व्यक्त हो तो वह परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ 6 बटा 7, सही परिमेय, ये क्या कहलाएगा? परिमेय। क्यों? कोई आपसे पूछता है क्यों परिमेय है, आप कहेंगे कि ये p बटा q के रूप में व्यक्त है, इसलिए परिमेय है। मैं कहूँ कि 8 बटा 4, आप क्या कहेंगे? परिमेय है। क्या है? क्यों? क्योंकि ये p बटा q के रूप में व्यक्त है, और ये परिमेय भी है और ये पूर्णांक भी है। पूर्णांक कैसे है? 4 दूना 8। देखिए 2 प्राप्त हुआ ना, इसलिए पूर्णांक है। इसलिए क्या है? पूर्णांक है, ठीक ना। अब सवाल ये बनता है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं?
लिखेंगे जी हाँ सभी पूर्णांक जी हाँ सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय परिमेय होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। यानी जितने पूर्णांक हो गए, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 12 20 19 जो भी हो 19 20 30 यानी ये सभी पूर्णांक आपका क्या कहलाएंगे? परिमेय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिमेय। ये पूर्णांक है, ये जब पूर्णांक है तो ये क्या है? सभी परिमेय है। कोई पूछेगा क्यों? आप जवाब दीजिएगा क्योंकि पूर्णांक है तो एक 1 by 1 कर सकते हैं, 2 को पूर्णांक है तो इसको भी 1 कर सकते हैं, 3 को इसको पूर्णांक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं लिख दूं 8 सर परिमेय क्या है? ये परिमेय हो सकता है कैसे? क्योंकि इसको 1 कर सकते हैं, ये p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं लिख दूं 6 बटा 9 क्या परिमेय है? नहीं, ये परिमेय है, सॉरी परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार आप समझेंगे। कह रहे कि आप शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखो शून्य बट्टा 1 लिख सकते हैं ना, p बटा q के रूप में शून्य को लिख सकते हैं ना? यस सर। कह रहा शून्य परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p बटा q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये पूर्णांक है। कह रहा कि शून्य क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? लिखाएंगे हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में मैं लिखा नहीं, बाई बट्टा 1 करके 0/1। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है जहां p और q पूर्णांक है q नॉट इक्वल टू 0, यानी p और q देखो ये भी p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है? दोनों पूर्णांक है। और q नॉट इक्वल टू 0 यानी कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0 यानी ये जो है q है ना, q 0 के बराबर नहीं हो। q 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 हो जाता यानी q जो है 0 हो जाता तो ये क्या होता? परिमेय नहीं होता। यानी यदि वो q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर न हो तो परिमेय संख्या कहलाएगा। यदि q 0 के बराबर हो जाता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, यही समझना था पहले क्वेश्चन में। पूरी चीज आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके यस सर। ठीक है मैं आऊँ। उसको कर